सभी को नमस्कार। मैं विमल कुमार यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज बहरोड के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारा चर्चा का टॉपिक है इतिहास की आर्थिक व्याख्या, जो मार्क्स का एक मूलभूत सिद्धांत है। ये जो मार्क्सवाद का जो टॉपिक है, ये बीए थर्ड ईयर और एमए प्रवेश के सिलेबस का हिस्सा तो है ही। इसके अलावा बीए फर्स्ट ईयर के अंदर भी जो राजनीति विज्ञान के मूल आधार हैं, उसमें भी मार्क्सवाद उसके सिलेबस का पॉइंट है। तो कहने का मतलब बीए फर्स्ट ईयर, बीए थर्ड ईयर और एमए प्रवेश के जो विद्यार्थी हैं, उनके लिए बेहद उपयोगी है। और कंपटीशन में भी मार्क्स से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आइए चर्चा करते हैं हम इतिहास की आर्थिक व्याख्या के बारे में। पिछले वीडियो में हमने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के बारे में पढ़ा था कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद जो है, उसके द्वारा बताया गया इस सृष्टि का विकास कैसे हुआ है, और सृष्टि के विकास में मूल तत्व जो है वो भौतिक पदार्थ है। तो मार्क्स का जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत है, उसका प्रयोग समाज के विकास को, इतिहास के विकास को समझने के लिए किया गया है। और इतिहास के विकास को समझने के लिए किया गया ये प्रयास जो है, यही कहलाता है इतिहास की आर्थिक व्याख्या या इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या। इस सिद्धांत को हम आर्थिक नीतिवाद, ऐतिहासिक भौतिकवाद या इतिहास की आर्थिक व्याख्या अनेक नामों से कह सकते हैं। इस सिद्धांत में मार्क्स ये बताने का प्रयास करते हैं कि समाज का जो विकास है वो एक सीधे रास्ते से नहीं हुआ है, बल्कि बड़े टेढ़े मेढ़े तरीके से हुआ है। और उस टेढ़े मेढ़े तरीकों को वह द्वंद्वात्मक प्रक्रिया के नाम से जानता है। इस समाज के विकास का कारण न तो ईश्वर की इच्छा है, न महापुरुषों के कार्य, बल्कि इस समाज के विकास का मूल कारण है भौतिक पदार्थ। इन भौतिक पदार्थों में जो परिवर्तन होते हैं, उत्पादन की प्रणाली में जो परिवर्तन होते हैं, वही समाज में परिवर्तन का कारण होते हैं। यानी इतिहास का निर्धारण उत्पादन प्रणाली करती है, महापुरुषों या ईश्वर की इच्छा नहीं करती। मार्क्स कहता है कि इतिहास का निर्धारण अपने अंतिम रूप में आर्थिक परिस्थितियों के अनुसार होता है। लेनिन ने भी कहा है कि मार्क्स का ऐतिहासिक भौतिकवाद वैज्ञानिक चिंतन की एक महान सिद्धि था। पहले जो भी इतिहास और राजनीति से संबंधित विचार आते थे, उनमें बड़ी गड़बड़ी फैली हुई थी। इतिहास के विकास को स्पष्ट करने के लिए क्रमबद्ध और वैज्ञानिक सिद्धांत कार्ल मार्क्स ने ही दिया है, जो ये बताता है कि उत्पादन शक्तियों का अंदर जो विकास होता है, उसके परिणाम स्वरूप ही सामाजिक जीवन की एक व्यवस्था से दूसरी व्यवस्था का विकास होता है। ये बताता है कि जैसे दास व्यवस्था से किस प्रकार पूंजीवादी व्यवस्था विकसित हुई है। वेपर कहता है कि कार्ल मार्क्स के इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या का प्रारंभ जो है, इस सत्य से होता है, और जो सच भी है कि लोग भोजन के, वस्त्र के और आवास के बिना नहीं रह सकते। ये हमारी प्राकृतिक आवश्यकताएं हैं, लेकिन प्रकृति हमें ये बना के हवाले नहीं करती। इसके लिए हमें श्रम करना पड़ता है। यानी श्रम जो है वो इस सामाजिक जीवन का आधार है। मनुष्य की एक प्राकृतिक आवश्यकता भी है। श्रम और उत्पादन अगर नहीं होगा तो मानव का जीवन भी संभव नहीं होगा। तो ये जो मनुष्य के द्वारा श्रम करके जो भौतिक संपत्ति का उत्पादन किया जाता है, यही सामाजिक विकास का मुख्य उपादान है। ये जो उत्पादन पद्धति है, उत्पादन प्रणाली में एक निर्णायक भूमिका का निर्वहन करती है। मार्क्स से पहले जितने भी इतिहास के व्याख्याकार हुए, उन सब ने कहा कि इतिहास का निर्माण जो है बड़े बड़े राजाओं ने, बादशाहों ने, युद्धों और सेनापतियों के द्वारा किया गया है। कार्लाइल का कहना था कि इतिहास का निर्माण जो है जूलियस सीजर, क्रॉमवेल, नेपोलियन जैसे महान नायक करते हैं। हीगेल कहता था कि महान विचारों ने, चेतना ने ही मानव समाज का विकास किया है। लेकिन कार्ल मार्क्स कहता है कि मानव, ये जो इतिहास जो है, ये महान व्यक्तियों के कार्यों का परिणाम नहीं है। मार्क्स कहता है कि जो इतिहास की घटनाएं हैं, ये दरअसल आर्थिक व्यवस्था में, उत्पादन प्रणाली में होने वाले परिवर्तन का परिणाम मात्र हैं। अगर हमें किसी राजनीतिक संगठन या उसकी न्याय व्यवस्था का ज्ञान प्राप्त करना है, तो हमें उस समाज के आर्थिक ढांचे का ज्ञान होना आवश्यक है। मनुष्य की जो क्रियाएं हैं, वो किसी नैतिकता से, धर्म से या राष्ट्रीयता से प्रभावित नहीं होती। मनुष्य की सभी क्रियाओं का जो प्रेरक स्रोत है, वह धन अर्थात आर्थिक तत्व है। ये मनुष्य की क्रियाओं को प्रभावित करता है। हम देखते हैं, कहते हैं ना कि पैसे के सामने धर्म, राष्ट्रीयता सब गौण हो जाते हैं। हम देखते हैं नैतिकता गौण हो जाती है। तो मार्क्स यही कहता है कि मनुष्य की क्रियाओं का प्रेरणा स्रोत जो है वो आर्थिक तत्व है, नैतिकता, धर्म और राष्ट्रीयता नहीं है। मनुष्य सामाजिक स्तर पर जो उत्पादन करते हैं, तो उसमें वो एक दूसरों के साथ निश्चित संबंधों में बन जाते हैं, और ये संबंध अनिवार्य होते हैं। मनुष्यों का इन पर कोई वश नहीं होता। जो भौतिक उत्पादन शक्ति जो है, उसके अनुरूप ही समाज की संरचनाएं निर्धारित होती हैं।
तो ये जो आर्थिक संरचना है, अर्थव्यवस्था है, ये समाज का आधार है और इस अर्थव्यवस्था पर, इस आर्थिक संरचना पर ही समाज का कानूनी और राजनीतिक ढांचा खड़ा होता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि भौतिक जीवन की जो उत्पादन प्रणाली है वो ही सामाजिक, राजनीतिक और आध्यात्मिक क्रियाओं का स्वरूप निर्धारित करती है। सरल शब्दों में कह सकते हैं कि जिनका उत्पादन के साधनों पर कब्जा है, धन पर कब्जा है, अर्थव्यवस्था पर कब्जा है, उनका ही देश की राजनीति के, देश के कानून पर, देश के धर्म पर दबदबा होता है। हम देखते हैं बड़े बड़े मंदिरों के अंदर जो वीआईपी लोग होते हैं, पैसे वाले लोग होते हैं, उनको सीधे दर्शन हो जाते हैं। आम आदमी लाइन में लगता है। पैसे वाले चुनाव लड़ते हैं, नेता बन जाते हैं, मंत्री शंत्री बन जाते हैं। किसके बल पर करते हैं? धन के बल पर करते हैं। आर्थिक अर्थव्यवस्था पर उनका कब्जा है, उसके बल पर करते हैं। कानून पर भी उनका कब्जा होता है, बड़े बड़े वकील कर लेते हैं, उसके अनुरूप, व्यापारियों के अनुरूप कानून बनाए जाते हैं। कहते हैं ना, ये सरकार पूंजीपतियों की सरकार है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि आर्थिक तत्व, अर्थव्यवस्था पर जिनका कब्जा होता है, समाज की व्यवस्था पर भी उनका कब्जा होता है। अर्थव्यवस्था आधार है और कानूनी, राजनीतिक, धार्मिक ढांचा केवल अधिरचना है। इस उत्पादन प्रणाली में जैसे जैसे परिवर्तन होता है, वैसे वैसे मनुष्यों के सारे सामाजिक संबंध भी बदल जाते हैं। जब उत्पादन हाथ की चक्की से होता है तो सामंत अस्तित्व में आता है, सामंत व्यवस्था अस्तित्व में आती है। जब उत्पादन भाव की चक्की से होने लगता है तो पूंजीपति अस्तित्व में आता है, उद्योगपति अस्तित्व में आता है। तो उत्पादन प्रणाली के अनुरूप ही समाज के संबंध बदलते हैं, समाज के संबंध स्थापित होते हैं। 1848 में मार्क्स और एंजिल्स ने जो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो था, जो साम्यवादी घोषणा पत्र था, जिसे कम्युनिस्टों की बाइबिल कहा जाता है, उसमें लिखा गया है कि जो ये पूंजीपति वर्ग है, बुजुर्गा वर्ग है और मध्यम वर्ग है, इसने उत्पादन के साधनों में क्रांति लाकर समाज के संपूर्ण स्वरूप को ही बदल दिया है। वो कहता है कि जब तकनीकी विकास होता है तो उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन होता है, और जब उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन होता है तो सामाजिक संबंधों में भी बदलाव आवश्यक हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसे निहित स्वार्थ होते हैं जो पुरानी व्यवस्था से लाभ की स्थिति में होते हैं। वो उस पुरानी व्यवस्था को बदलने नहीं देना चाहते, उस पर आँच नहीं देना चाहते। लेकिन उस पुरानी व्यवस्था में जो गुलामी से जकड़ा हुआ वर्ग होता है, उसमें चेतना का उदय होता है और वह उन बेड़ियों को अचानक उतार कर फेंक देता है, जिससे क्रांति होती है। और ये क्रांति ही सामाजिक परिवर्तन का आधार है। मार्क्स जो है, उसने उत्पादन पद्धति से सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन को स्पष्ट किया है। उत्पादन के साधनों में जब बदलाव आता है, उत्पादन प्रणाली में जब बदलाव आता है तो समाज में भी बदलाव आता है। वो कहता है कि ऐतिहासिक क्रम की प्रत्येक अवस्था, चाहे वह कितनी भी खराब क्यों न प्रतीत होती हो, वह अपनी पिछली अवस्था से उत्तम होती है। उत्पादन के साधनों के आधार पर बदलने वाले इस समाज के इतिहास को मार्क्स ने 5 युगों में बांटा है कि मानव समाज के इतिहास में 5 युग रहे हैं जो उत्पादन के साधनों के आधार पर निर्धारित हुए हैं। पहला था आदिम साम्यवादी युग, प्रिमिटिव कम्युनिज्म। दूसरा है दास युग, स्लेव सोसाइटी। तीसरा सामंती युग, फ्यूडल सोसाइटी। चौथा पूंजीवादी युग, कैपिटलिस्ट सोसाइटी। और पांचवा है साम्यवादी युग, कम्युनिस्ट सोसाइटी। यानी मानव इतिहास के 5 युग कार्ल मार्क्स ने बताए हैं और इन युगों का निर्माण जो है उत्पादन प्रणाली के आधार पर हुआ है। पहला है आदिम साम्यवादी युग। इस आदिम साम्यवादी युग के अंदर भी एक प्रकार की ये प्रारंभिक अवस्था थी, एक साम्यवादी अवस्था थी। इसमें क्या होता था कि आदमी अपना पेट जो है वो फल से, शिकार से, कंदमूल से भरते थे। जब आदमी शिकार करते थे तो शिकार करना एक व्यक्ति के बस की बात नहीं थी। कई लोग मिलकर शिकार करते थे और मिलकर खाते थे। एक पूर्ण समानता और स्वतंत्रता की अवस्था थी। न कोई शोषक था, न कोई शोषित था, न कोई लुटेरा था, न परिवार अस्तित्व में था। सारा कबीला ही एक परिवार होता था। न कोई किसी का पति था, न कोई किसी की पत्नी थी। स्त्री पुरुष के जो संबंध थे वो भी समानता और स्वतंत्रता के आधार पर स्थापित होते थे। यानी सब समान थे, पूर्ण स्वतंत्रता और समानता की स्थिति थी। लेकिन आगे औजारों का जन्म हुआ, मानव के अंतर्द्वंद ने जिसको जन्म दिया। नए नए औजार अस्तित्व में आए। आदमी ने आग जलाना सीखा, बर्तन बनाना सीखा, जानवर पालना सीखा, पौधे उगाना सीखा। अब पौधे उगाना खेती की दिशा में पहला कदम था। अब हर कबीले के अलग अलग पेशे हो गए। कोई शिकार करके ही पेट भरता रहा, कोई खेती करने लगा। ये जो नए काम हुए, इसमें पहले से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी और ज़रूरत से ज़्यादा उत्पादन करना पड़ता था। कबीलों में लड़ाइयाँ होने लगी। लड़ाई होने का कारण क्या था कि ज़्यादा आदमियों की ज़रूरत पड़ने लगी। तो कबीले का जो शक्तिशाली व्यक्ति था वो उनका सरदार बन गया और दूसरे कबीलों से लड़ाई शुरू कर दी। दूसरे कबीले से लड़ाई शुरू कर दी। जो कबीला हार जाता था उन्हें गुलाम बना लिया जाता था, उनसे काम करवाया जाता था, उनसे काम करवाया जाने लगा ताकि आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके।
तो सामाजिक कार्य का बंटवारा हो गया, तो समाज दो भागों में बट गया, एक मालिक और दूसरा दास। समाज में एक ऐसा वर्ग अस्तित्व में आ गया जो दूसरे जीता था। दूसरा दास युग, मैंने जैसा कि बताया कि दास व्यवस्था प्रारंभ हो गई। जब मानव ने खेती करना प्रारंभ किया तो पर्सनल प्रॉपर्टी जन अस्तित्व में आई, व्यक्तिगत संपत्ति अस्तित्व में आई, श्रम विभाजन शुरू हो गया। कुछ लोगों ने दूसरे लोगों को जो है युद्ध में हराकर अपना गुलाम बना लिया, उनसे गुलाम बना के, दास बना के उनसे शारीरिक श्रम करवाने लगे और खुद का समय वो राजनीति में, आमोद प्रमोद में, विद्या और कला में बिताने लगे। तो समाज अब दो भागों में बट गया, एक तो स्वतंत्र नागरिक जो मालिक होते थे और दूसरे दास जो उनके लिए काम होते थे। इस दासों पर मालिकों का वैसा ही हक होता था जैसे हमारा मकान पे, ज़मीन पे, जानवर पर होता है। पशुओं की तरह दासों को बेचा जाता था। उनके पत्नी और दासों के जो पत्नी और बच्चे होते थे वो भी स्वामी की ही संपत्ति माने जाते थे। लेकिन दास युग में एक तकनीकी समस्या उत्पन्न हो गई। क्या कि दास में मालिकों की संख्या तो कम थी क्योंकि सरदार तो कम थे और दासों की संख्या ज़्यादा थी। मालिकों को ये लगता था कि कहीं दास जो है संख्या में ज़्यादा हैं और सारे मिलकर विद्रोह करके उन्हें नष्ट नहीं कर दे, तो उन्होंने दासों को नियंत्रित करने के लिए राज्य को जन्म दिया। तो ये जो राज्य संस्था है ये दास युग में अस्तित्व में आती है। उसने क्या किया मालिकों ने कि उन्होंने पुलिस बना ली, न्यायालय बना लिए और जेल बना दी। न्यायाधीश खुद बन गए, जेलें बना डाली कि कोई भी दास जो है मालिकों के विरुद्ध कार्य करेगा, उनके निर्देशानुसार कार्य नहीं करेगा, उसे जेल में डाल दिया जाएगा। तो ये जो पुलिस, न्यायालय, जेल जो हमें दिखाई देते हैं, जो राज्य के उपकरण हैं, इनका जो जन्म हुआ वो दास युग में हुआ। तो क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है कि दास राज्य का जन्म कौन से युग में हुआ? दास युग में हुआ। अगर हम यूरोपियन इतिहास का अध्ययन करें तो ऐसी व्यवस्था हमें नगर राज्यों में दिखाई देती है। तीसरा था सामंती युग। ये अगली अवस्था थी। इसमें दास जो थे वो मालिकों की गुलामी से तो आज़ाद हो गए, लेकिन अब वो जमीनों के गुलाम बन गए। इस सामंती युग में क्या होता था कि राजा और उनके जो सामंत सैनिक होते थे वो जमीनों के मालिक होते थे। अब राजा और उनके सामंत जो सैनिक थे उनका अधिकांश समय युद्ध में जाता था, वो खेती नहीं कर सकते थे। तो उन्होंने जो दास जो थे उनको इस शर्त पर मुक्ति प्रदान की कि वो उनकी ज़मीन जोतेंगे और इसके बदले में उन्हें ज़मीन का एक फिक्स हिस्सा या उत्पादन का एक फिक्स हिस्सा उनको दे दिया जाएगा। हालांकि वो ज़मीन के मालिक राजा और उनके सामंती होंगे। किसानों को उनकी ज़मीन छोड़कर जाने का अधिकार नहीं होगा और वो ज़मीन के मालिक किसान नहीं होंगे। तो इससे समाज सामंत और किसान दो वर्गों में बट गया। सामंत किसानों को शोषण करने लगे, लेकिन सामंती अवस्था जो थी वो दास अवस्था से ठीक थी। किसानों का शोषण दासों की तरह नहीं था। किसानों को दासों की तरह खरीदा और बेचा नहीं जाता था। किसानों को खेती के बाद भी काफ़ी समय मिल जाता था, तो उन्होंने अपने हस्तकौशल का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। करघे और दस्तकारी चीज़ों का आविष्कार किया, अपनी ज़रूरत की चीज़ें बताने लगे। ज़रूरत के बाद में जो चीज़ें बच जाती उनको वो उन्होंने आदान प्रदान करना शुरू किया। तो अब वस्तुएं जो थी आवश्यकता पूर्ति के लिए नहीं बल्कि व्यापार के लिए होने लगी। उन्होंने खेती करने से इनकार कर दिया और वो व्यापार करने लगे। वो एक वस्तुओं को बनाते और दूसरी जगह बेचते, तो व्यापारी वर्ग अस्तित्व में आया। इस वर्ग के पास पैसा इकट्ठा हो गया, वो खुद जो कल करघे थे उनके मालिक बन गए। और जो ही मशीन का आविष्कार हुआ तो सामंती समाज पूंजीवादी समाज में बदल गया। ये जो पूंजीवादी युग जो है अस्तित्व में आया, ये मशीन के आविष्कार के साथ अस्तित्व में आया। मशीन के आविष्कार ने उत्पादन प्रणाली को एक नया रूप दे दिया, जिससे समाज का स्वरूप भी बदल गया। पूंजीवाद को जो वास्तविक स्वरूप मिला वो औद्योगिक क्रांति से मिला। औद्योगिक क्रांति जो थी उसने उत्पादन प्रणाली में एक महान परिवर्तन ला दिया। इस पूंजीवादी अवस्था में उत्पादन साधन महंगे होते थे, मशीनें होती थी, कल कारखाने होते थे और आम जनता को ये सुलभ नहीं थे। जो हस्तकौशल पर जो लोग काम करते थे उस हस्तकौशल वाली चीज़ों की बजाय मशीनों से बनी चीज़ें अधिक उत्पादन करती थी, लेकिन आम जनता को सुलभ नहीं थी। मजबूरी में लोगों को अपना श्रम बेचना पड़ा। इसमें श्रमिकों की स्थिति वेतन पाने वाले दास की तरह हो गई। इस पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में एक वर्ग अस्तित्व में आया, मध्यम वर्ग, जो शुरू के अंदर पूंजीपति वर्ग और श्रमिक वर्ग में संघर्ष नहीं होने देता। लेकिन जो जो समय बीतता है, जो जो पूंजी का केंद्रीकरण होता है, ये मध्यम वर्ग भी सर्वहारा वर्ग यानी श्रमिक वर्ग में बदल जाता है। पूंजीपति वर्ग और सर्वहारा वर्ग में इतना विरोध आपस में बढ़ जाता है कि उनके पास युद्ध के अलावा कोई चारा नहीं होता।
क्रांति के अलावा कोई चारा नहीं होता। और युद्ध का अंत जब होता है जब पूंजीपति वर्ग का पूर्ण रूप से नाश हो जाता है, उत्पादन के साधनों पर राज्य का एकाधिकार हो जाता है। मार्क्स कहता है कि पूंजीवाद अपने पतन के बीज खुद में ही छिपाए हुए है। समाजवाद का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए जो भौतिक परिस्थितियां आवश्यक हैं, पूंजीवादी समाज अपने गर्भ में ही उन्हें समेटे हुए है, यानी अपने विनाश के बीज पूंजीवाद खुद बोता है। पूंजीवाद के परिणाम स्वरूप क्या होता है कि मांग से ज़्यादा पूर्ति होती है, जरूरत से ज़्यादा उत्पादन करता है। व्यापारी पूंजीपति अधिकाधिक मुनाफा कमाने के चक्कर में बहुत ज़्यादा उत्पादन करता है, श्रमिकों को मजदूरी कम देता है, उनके शोषण को बढ़ावा देता है, बाजार माल से पट जाता है, व्यापारिक संकट खड़ा हो जाता है, बेरोजगारी बढ़ जाती है, निजी पूंजी के स्थान पर अब बड़ी बड़ी कंपनियां और ट्रस्ट का बड़े बन जाते हैं, एकाधिक पूंजी पर एकाधिकार हो जाता है, वित्त पूंजी का बोलबाला होता है। ये पूंजीवाद की चरम सीमा होती है, यहीं से पूंजीवाद का पतन प्रारंभ हो जाता है। मार्क्स कहता है कि पूंजी का अधिकाधिक केंद्रीयकरण होता है। श्रम जो है उसको ऐसे औजार में बदला दिया जाता है जिसका सामूहिक ढंग से ही उपयोग किया जा सकता है। सारा संसार एक व्यापारिक मंडी के जाल में फंस जाता है। पूंजीवाद, अब चूंकि व्यापारी ने उत्पादन बहुत ज़्यादा हो गया है, इतनी मांग है नहीं, तो वह उसे बेचने के लिए दूसरे देशों में ले जाता है, दूसरे देशों में अपनी कंपनियां स्थापित करता है, अपनी फैक्ट्रियां लगाता है। तो पूंजीवादी शासन का स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय हो जाता है। पूंजीपतियों की संख्या जो है धीरे धीरे घटती जाती है, क्योंकि पूंजी का एक चरित्र होता है कि बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। बड़ा व्यापारी, बड़ा उद्योगपति छोटे उद्योगपतियों को खा जाता है। वह पैसे के बल पर, अपनी पूंजी के बल पर छोटी छोटी फैक्ट्रियों, उद्योगपतियों को खरीद लेता है। पूंजीपतियों की संख्या कम होती जाती है, पूंजी उनके पास बढ़ती चली जाती है। दूसरी ओर श्रमिक जो है उनकी संख्या बढ़ती जाती है, क्योंकि जो कल के व्यापारी थे वो आज के श्रमिकों में बदल जाते हैं, क्योंकि बड़ी कंपनियां, बड़े पूंजीपति उनकी पूंजी, उनके व्यापार को खा जाते हैं। गरीबी, अत्याचारी, गुलामी, पतन और शोषण बढ़ता जाता है। श्रमिक वर्ग संख्या में बढ़ता जाता है। जो जो उनका शोषण बढ़ता है उनमें एकजुटता बढ़ती है, वो संगठित होते हैं, उनमें अनुशासन बढ़ जाता है। ये पूंजी का केंद्रीयकरण ही इस उत्पादन प्रणाली के लिए एक बेड़ी बन जाता है, एक बंधन बन जाता है। उत्पादन के साधनों का केंद्रीयकरण और श्रम का समाजीकरण एक ऐसे बिंदु पर चले जाते हैं जहां वो पूंजीवादी खोल के भीतर नहीं रह सकते। इस पूंजीवादी खोल को फाड़ दिया जाता है। पूंजीवादी निजी संपत्ति की मौत की घंटी बज उठती है और संपत्ति हरण करने वालों का संपत्ति हरण हो जाता है। इस पूंजीवादी क्रांति के पश्चात एक नया वर्ग, एक नई व्यवस्था अस्तित्व में आती है, साम्यवादी युग। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पूंजीवादी व्यवस्था श्रमिकों के शोषण पर आधारित थी। जब शोषण चरम सीमा पर पहुंच जाता है तो मजदूर को अपना जीवन खतरे में नजर आने लगता है। वह एक लाल झंडा उठाता है और बगावत कर देता है। पूंजीवादी वर्ग और उसके शासन को उखाड़ फेंकता है। एक क्रांति कहते हैं। इस क्रांति के विरुद्ध एक वर्ग विहीन और राज्य विहीन समाज स्थापित होगा, लेकिन वर्ग विहीन और राज्य विहीन समाज की स्थापना से पूर्व एक अंतरिम, एक संक्रमणकालीन युग होगा जिसे सर्वहारा यानी श्रमिक वर्ग का अधिनायकत्व स्थापित होगा। उत्पादन के साधनों का समाजीकरण कर दिया जाएगा। इस अवस्था की समाप्ति के बाद एक ऐसा समाज होगा जिसमें कोई वर्ग नहीं होगा, सर्वहारा वर्ग होगा, केवल श्रमिक वर्ग होगा। सब श्रम करेंगे, सब मेहनत करेंगे, सब मिलजुल कर काम करेंगे, कोई शोषण नहीं होगा, राज्य व्यवस्था समाप्त हो जाएगी। इसने कहा इस वर्गहीन और समाजहीन व्यवस्था जो साम्यवादी अवस्था कहलाएगी उसकी दो विशेषताएं होंगी। ये समाज अंतोगत्वा राज्य विहीन और वर्ग विहीन समाज होगा। दूसरा, इस समाज के अंदर वितरण का सिद्धांत होगा। प्रत्येक व्यक्ति अपनी योग्यता के हिसाब से काम करेगा और अपनी आवश्यकता के अनुसार प्राप्त करेगा। मार्क्स का जो ये सिद्धांत है, आर्थिक नीतिवाद का सिद्धांत, उसको इस पैराग्राफ से हम समझ सकते हैं कि उत्पादन की शक्तियाँ कब कौन सी होती हैं और उसके अनुरूप उत्पादन के संबंध और समाज का स्वरूप कैसा होता है। जो उत्पादन के आदिम साधन थे, समाज का उत्पादन के साधनों पर सामूहिक स्वामित्व होता था, वह युग आदिम साम्यवादी युग होता था जो वर्ग विहीन और राज्य विहीन था। बाद में उत्पादन के साधन दास हो गए, दासों पर स्वामियों का स्वामित्व हो गया तो दास युग कहलाया और उसमें दो प्रकार के वर्ग अस्तित्व में रहे, दास और स्वामी। बाद में उत्पादन के साधन किसान और भूमि हो गए। सामंतों का स्वामित्व इन किसान और भूमि पर होता था, उसे सामंतवादी युग कहते हैं। इसमें समाज में दो वर्ग थे, एक भूस्वामी यानी जमींदार और दूसरे किसान। जब उत्पादन के साधन मशीनें हो गई और श्रमिक हो गए तो पूंजीपतियों का उन पर स्वामित्व हो गया और ये पूंजीवादी युग अस्तित्व में आया। इसमें दो प्रकार के वर्ग होते थे, श्रमिक और पूंजीपति।
जब उत्पादन के साधनों पर संपूर्ण समाज का स्वामित्व हो जाएगा तो साम्यवादी युग अस्तित्व में आएगा, जो राज्य विहीन और वर्ग विहीन होगा। तो इस उदाहरण से हम देख सकते हैं कि उत्पादन प्रणाली ही उत्पादन संबंधों का निश्चय करती है, और इन जब उत्पादन संबंधों में परिवर्तन आता है तो समाज में भी परिवर्तन आता है। इस इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या के कुछ निष्कर्ष हैं जो निम्नलिखित हैं कि इतिहास का अध्ययन जो है हम मानव समाज के विकास के जो नियम हैं उनको जानने के लिए करते हैं। प्रकृति के विकास के नियम की तरह समाज के विकास के भी कुछ वैज्ञानिक नियम होते हैं। सामाजिक जीवन में जो परिवर्तन है वो ईश्वर की इच्छा या महापुरुषों के विचारों और कार्यों का परिणाम नहीं है, नहीं ये संयोग से होता है, बल्कि जब आर्थिक शक्तियों में परिवर्तन होता है, उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन होता है, तो सामाजिक जीवन में भी परिवर्तन होता है। समाज के विकास की प्रक्रिया में आर्थिक तत्व का निर्णायक योगदान होता है, अर्थात वस्तुओं का उत्पादन, विनिमय और वितरण प्रणाली की भूमिका सबसे अहम होती है। समाज पर उसी वर्ग का कब्जा होता है, उसी वर्ग का आधिपत्य होता है जिनका आर्थिक साधनों पर कब्जा होता है, उत्पादन के साधनों पर कब्जा होता है। जैसे दास युग के अंदर स्वामियों का कब्जा दासों पर था तो उनका समाज पर दबदबा था। सामंत युग में सामंतों और राजाओं का कब्जा जमीनों पर था, किसानों पर था, तो उनका समाज में दबदबा था। पूंजीवादी युग में पूंजीपतियों का मशीनों और श्रमिकों पर कब्जा रहता है तो उनका समाज पर कब्जा रहता है। जब उत्पादन शक्तियों में परिवर्तन होता है तो उत्पादन संबंधों में भी परिवर्तन होता है। मार्क्स कहते हैं कि वर्ग संघर्ष ही सामाजिक विकास की कुंजी है। दास युग से लेकर सर्वहारा के अधिनायकत्व तक वर्ग संघर्ष ही समाज की व्यवस्था में परिवर्तन का कार्य करते हैं। लेकिन जब साम्यवादी युग आएगा तो एक वर्ग विहीन समाज स्थापित होगा और वर्ग संघर्ष की ये प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी। उत्पादन संबंधों और आर्थिक आवश्यकताओं के आधार पर इतिहास को 5 युगों में बांटा गया है। ये जो इतिहास की आर्थिक व्याख्या है, इसके माध्यम से मार्क्स ये कहता है कि पूंजीवाद का अंत अवश्य होगा और साम्यवाद अनिवार्य रूप से स्थापित होगा। इस इतिहास की आर्थिक व्याख्या की आलोचना में निम्न तर्क दिए जा सकते हैं। पहला, कि वो आर्थिक तत्वों पर अत्यधिक और अनावश्यक बल देता है। मार्क्स कहता है कि इतिहास का निर्धारण केवल और केवल आर्थिक तत्व करता है। ये सही नहीं है। समाज के जो इतिहास को हम देखते हैं तो सामाजिक जीवन को निर्धारित करने में भौगोलिक तत्वों का, सामाजिक वातावरण का, मानव के विचार और अनुभूतियों का, राष्ट्रीयता का, नैतिकता का, धर्म का, संयोग का, सबका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। केवल आर्थिक तत्व निर्धारित नहीं करता। दूसरा, आर्थिक आधार पर सभी ऐतिहासिक घटनाओं की व्याख्या संभव नहीं है। मार्क्स कहता है कि इतिहास की सभी घटनाएं केवल आर्थिक तत्व की देन है। ये सही नहीं है। हालांकि ये बात सही है कि 1914 में जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ उसके पीछे आर्थिक साम्राज्यवादी कारण था, लेकिन उसमें राष्ट्रीयता के योगदान भी कम नहीं था। अब हम जब रोमन साम्राज्य के पतन को देखते हैं तो उसके रोमन साम्राज्य के पतन में आर्थिक तत्व नहीं था। पुनर्जागरण का युग था, उस पुनर्जागरण आंदोलन की एक महत्वपूर्ण भूमिका उसमें थी। तीसरा, कार्ल मार्क्स इतिहास के निर्धारण में संयोग के तत्व को नहीं मानता। संयोग का भी इस दुनिया को बदलने में बड़ा योगदान रहा है। जैसे न्यूटन ने सेब को पेड़ से गिरते देखा, उसने देखा कि ये सेब नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया। तो पेड़ से सेब को गिरते देखना एक संयोग था जिसके आधार पर गुरुत्वाकर्षण का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत अस्तित्व में आया। गौतम बुद्ध घर से निकले, उन्होंने बूढ़े आदमी को, बीमार आदमी को और मृत आदमी को नहीं देखा होता तो उनमें इस संसार से वैराग्य उत्पन्न नहीं होता। ये संयोग था कि उन्होंने ऐसा देखा। 1917 में अगर लेनिन को रूस आने की अनुमति रूस की सरकार नहीं देती तो रूस में बोल्शेविक क्रांति नहीं होती। 1991 में अगर गोर्बाचोव को बंदी बनाया नहीं होता तो सोवियत संघ में साम्यवाद का इतनी तेजी से पतन नहीं होता। तो ये सारी घटनाएं संयोग तत्व का परिणाम थी। धर्म की उपेक्षा करता है। इस मानव जीवन के इतिहास में धर्म की बड़ी भूमिका रही है। इस समाज को बदलने में धर्म की बड़ी भूमिका रही है। और यूरोप में तो जो लंबे समय तक राजनीतिक परिवर्तन हुए उसमें ईसाई धर्म की प्रमुख भूमिका रही है। आज हम पश्चिमी एशिया के राजनीतिक संघर्ष को अगर हम देखते हैं तो भी उसमें धर्म की भूमिका है। चाहे अरब इजराइल संघर्ष की हम व्याख्या करें तो उस अरब इजराइल संघर्ष के मूल में धर्म है, आर्थिक तत्व नहीं है। राजनीतिक सत्ता का एकमात्र आधार आर्थिक सत्ता नहीं है। यह कहता है कि राजनीतिक सत्ता के पीछे केवल और केवल आर्थिक तत्व होते हैं, ऐसा नहीं है। नेपोलियन ने राजनीतिक सत्ता जो थी आर्थिक साधनों पर कब्जे के दम पर नहीं पाई थी, बल्कि सैनिक शक्ति के आधार पर उसने राजनीतिक सत्ता प्राप्त की थी। इतिहास की वैज्ञानिक व्याख्या करता है। दरअसल कार्ल मार्क्स को यह साबित करना था कि पूंजीवाद का अंत होगा और साम्यवाद आएगा, तो उसने इतिहास का पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर अध्ययन किया है। कार्ल मार्क्स मानव की चेतना और सृजनात्मक कौशल को कोई महत्व ही नहीं देता। वो कहता है कि उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन होता है तो समाज में परिवर्तन होता है। मनुष्य की चेतना, उसके बुद्धि, उसके कौशल, उसके विवेक, उसके आविष्कार को वो कोई महत्व नहीं देता। अब कार्ल मार्क्स से कोई पूछे कि उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन भैया क्यों आता है, पदार्थ जो है उसमें परिवर्तन कैसे घटित हो जाता है, इस उत्पादन प्रणाली को कौन बदलता है? मनुष्य की बुद्धि, मनुष्य की चेतना, मनुष्य का विकास, उसका कौशल, उसका
विवेकपूर्ण नियोजन ही पदार्थ को गतिशील बनाते हैं, उत्पादन प्रणाली में बदलाव लाते हैं। ये मनुष्य की चेतना ही है जो उत्पादन शक्तियों का निर्माण करती है, उन्हें विकसित और परिवर्तित करती है। तो मानव की चेतना और कौशल की उपेक्षा नहीं की जा सकती। 8वां, इतिहास की धारा का साम्यवादी युग में आकर रुक जाना। मार्क्स कहता है साम्यवाद अंतिम अवस्था है। जब वाद, प्रतिवाद और संवाद के अनुसार सृष्टि का विकास हुआ है तो संवाद का भी फिर वाद उत्पन्न होता है, फिर प्रतिवाद, फिर संवाद। कहता है ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। तो ये वाद, प्रतिवाद और संवाद की अवस्था साम्यवाद पर आकर क्यों रुक जाती है? साम्यवाद का कोई प्रतिवाद क्यों नहीं उत्पन्न होता? अगर मार्क्स की द्वंद्वात्मक प्रणाली को माना जाए तो साम्यवादी अवस्था अंतिम अवस्था नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्या ऐसा होता है कि साम्यवादी अवस्था में आके पदार्थ का एक प्रमुख गुण है गतिशीलता, तो पदार्थ अपने गतिशीलता के धर्म को क्यों छोड़ देता है? बदलाव क्यों नहीं होता? जबकि मार्क्स कहता है कि परिवर्तन तो संसार का नियम है, तो साम्यवादी अवस्था में भी परिवर्तन क्यों नहीं होता? तो मार्क्स जो है ये साम्यवादी अवस्था पे आकर रुक जाना उसकी वैज्ञानिक मान्यताओं के विपरीत है। लेकिन फिर भी इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या का अपना महत्व है। इस मानव के इतिहास में, इस सामाजिक जीवन के निर्धारण में आर्थिक तत्व का एक बड़ा योगदान रहा है, आर्थिक शक्तियों का एक बड़ा योगदान रहा है, पूंजीवादी अवस्था स्थापित करने में औद्योगिक क्रांति का एक बड़ा योगदान रहा है, उत्पादन प्रणालियों का बड़ा योगदान रहा है। तो आर्थिक तत्व की अपेक्षा करके हम इतिहास का वैज्ञानिक अध्ययन नहीं कर सकते। ये बात सत्य है कि केवल आर्थिक तत्व ही मानव जीवन के इतिहास का निर्धारण नहीं करता, अन्य तत्वों की भी भूमिका होती है, लेकिन आर्थिक तत्व की उपेक्षा नहीं की जा सकती। इतिहास की आर्थिक व्याख्या का ये सिद्धांत उम्मीद है आप सबको पसंद आएगा। इसको लेकर कोई समस्या हो तो आप मुझे कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप में व्यक्तिगत नंबर पर भेज सकते हैं। आपका असाइनमेंट है कि आप कार्ल मार्क्स के इतिहास की भौतिकवादी या आर्थिक व्याख्या की व्याख्या करेंगे, स्पष्ट करेंगे इसे और मेरे नंबर पर प्रेषित करेंगे। कोई समस्या हो तो आप यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज सकते हैं। इस वीडियो को आप अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत